साल 1930। वो एक 10 साल का बच्चा था जो इस समय एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अपने ही ख्यालों में वो गुम था और उसी ख्यालों में गुम वो नदी में पत्थर फेंक रहा था। शाम का समय था। अचानक से ही उस बच्चे को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा कि कहीं जोर जोर से भारी रुदन की आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत ही भयंकर तरीके से जोर जोर से रो रहा हो। अभी वो आवाज सुन ही रहा था कि उसे अपने सामने एक भयानक आश्चर्य दिखा। उसने देखा कि सामने ठीक उसी नदी से एक औरत जिसने सफेद रंग का गाउन पहना था, वो नदी से बाहर आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा भयानक उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वो रोने की आवाज भी उसी की थी। वो नदी से निकलते हुए जोर जोर से रो रहे थे। उसके उस रोदन को सुनकर कानों से खून निकल आए, ऐसी हालत हो रहे थे, बिल्कुल सुना नहीं जा रहा था। इतना भयानक आवाज और रोने की आवाज थी। मुंह फैलाए और बड़ा किए वो भयानक रोती हुई औरत उस नदी से बाहर आ रहे थे और उस लड़के को घूर घूर कर देख रहे थे। डरते हुए उस लड़के ने अचानक उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। वो उसी नदी की तरफ जाने लगा, जैसे कि उसकी आंखों के सम्मोहन के द्वारा वो उसे उस नदी में खींच रही हो। जैसे ही वो उस नदी के अंदर आया, उस औरत ने उसे पकड़कर डुबोने की कोशिश की। अचानक से वो लड़का बेहोश हो गया। पानी के बहाव में बहता हुआ वो लड़का नदी के किनारे आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। सांसें अब भी चल रहे थे। वहां के गांव वालों ने जब देखा कि नदी के किनारे कोई बच्चा बेहोश पड़ा है, तो वो लोग उसे उठाकर ले आए और उसके होश आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उस लड़के को होश आया, वो बहुत ही चीखते और चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसे ये करता देख वहां के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़के ने उस भयानक रोती हुई औरत की कहानी सुनाई, जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखती थी और जिसने सफेद गाउन पहना था। रोते हुए वो पानी से बाहर आ रहे थे। ये सुनकर वहां के सभी लोग भयभीत हो गए और सबकी आंखों में डर दिखाई देने लगा, जैसे कि वहां के लोगों को कुछ बातें पता हो। जल्द ही वो लोग समझ गए कि जरूर ये लाल रोना होगी। लाल रोना जो कि कई लोगों को दिखाई पड़ती, खासकर बच्चों को अकेला पाकर वो उन्हें नदी में डुबा दिया करते थे। किस्मत से कई बच्चे बच जाते हैं तो कई मारे जाते हैं। वहां के लोगों ने लगभग अपने बच्चों को अकेला घर के बाहर निकालना बंद कर दिया था। उस समय कितने ही बच्चे लापता हो जाया करते थे। कई नदी किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। उसकी कहानी भी कोई कम रहस्यमय नहीं थी। लाल रोना, जिसका असली नाम मार्गरेट था, एक ऐसी औरत जो बेहद खूबसूरत थी। उसे हमेशा ही सफेद कपड़े पहनना पसंद था और सफेद रंग के गाउन उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। जब भी वो सफेद गाउन पहनकर बाहर निकलती तो लोग बस देखते ही रह जाते। पर उसके भी अपने सपने थे। उसका एक ही सपना था, वो किसी खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करे। उसका ये सपना भी पूरा हुआ। किस्मत से उसे एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक आदमी मिला, जिसने उसके साथ शादी की। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना था। फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों के कुछ साल बाद प्यारे से बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनका परिवार सुखी और खुश था। कुछ साल ऐसे ही हंसी खुशी से बीते। धीरे धीरे मार्गरेट की खूबसूरती कम होने लगी।
उम्र के साथ साथ उसका आकर्षण भी कम होने लगा। उसका पति भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बस अपने बच्चों से ही प्यार करता था और अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान देता था। ये बात अंदर ही अंदर मार्गरेट को खाए जाती थी। एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया। वो काफी देर तक लौट कर नहीं आया। दिन से शाम हो गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मार्गरेट उसका रास्ता देखती रही, लेकिन वो नहीं आया। उस दिन के बाद वो कभी घर आया ही नहीं। इस बात से मार्गरेट अक्सर दुखी और परेशान रहते थे और अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहते थे। एक दिन काफी दिनों के बाद वो अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकले। नदी किनारे सैर कर रहे थे कि अचानक उसका ध्यान गया कि एक शख्स जिसे वो जानते थे, उसे पहचाना सा लगा। वो उसका पति था। इस वक्त किसी और औरत के साथ हाथों में हाथ डाले वहां घूम रहा था। वो समझ गई कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। तभी अचानक उसके पति की नजर मार्गरेट पर पड़ी। मार्गरेट आंखों में आंसू लिए उसके पति को देखती रही। उसके पति ने मार्गरेट को अनदेखा करते हुए उसके बच्चों की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बात मार्गरेट को अंदर तक चुभ गई। वो खुद को अपमानित महसूस करने लगी। गुस्से और अपमान में जली वो अपने पति को सबक सिखाने चाहती थी। एक ऐसा सबक जो उसकी जिंदगी भर उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। उसने अपने पति की सबसे अनमोल चीज और खुद भी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अपने दोनों बच्चों को उसने मारने का फैसला किया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके दोनों बच्चों से प्यार करता था। ये बात मार्गरेट को चुभते थे। इसलिए एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने के बहाने लेकर गई और वहां पर अपने दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबाकर उसने मार दिया। उसके बच्चे छटपटाते रहे, लेकिन गुस्से और अपमान की अग्नि में मार्गरेट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तब उसने देखा कि उसने अपने हाथों से ही एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही बच्चों को अपने हाथों मार दिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा आहत हो गई। वो बहुत ही दोषी महसूस करने लगी और फिर उसने उसी नदी में कूदकर अपनी भी जान दे दी। जब वो एक आत्मा बनी, तो वो अपने बच्चों की आत्माओं को ढूंढने लगी ताकि वो उन्हें अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उसके बच्चों की आत्माएं उसे मिली ही नहीं। उसकी दुख और वेदना में वो एक भयानक तरीके से रुदन करती हुई एक भयानक रूह में तब्दील हो गई, जो अपने बच्चों को ढूंढती है। आज भी मार्गरेट जो अब लाल रोना बन गई है, जिसका मतलब होता है भयानक रोती हुई औरत, एक भयानक रुदन करती हुई औरत, इसलिए वहां के लोगों ने उसका नाम लाल रोना रख दिया है। वो अक्सर अकेले बच्चे, खासकर लड़का और लड़की, अगर एक साथ दिख जाए तो वो उन्हें सम्मोहित करके पानी में खींच लेती थी और उन्हें मार देती थी। वो उन्हें अपने बच्चे समझते थे, जो मारने के बाद वो उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आज तक उसके बच्चों की रूह उसे नहीं मिली। ऐसे ही ना जाने मैक्सिको के कितने ही साल डर में बीते हैं। लाल रोना पिछले 150 सालों से मैक्सिको की अर्बन लेजेंड बनी हुई है। आज भी लोग अपने बच्चों को उसके नाम से डराते हैं। लोक कथाओं में लाल रोना का जिक्र होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी दंत कथाओं में कहा जाता है लाल रोना के बारे में, क्योंकि मैक्सिको में करीब करीब
150 साल पहले लाल रोना बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। बच्चे रहस्यमय रूप से गायब हो जाते थे। आज भले ही जमाना और परिस्थिति बदल चुकी है, कोई नहीं जानता कि लाल रोना और उसकी कहानी में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। आज भी लोग लाल रोना के नाम से डरते हैं और अपने बच्चों को आज भी अकेले नदी के किनारे जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और झुकझुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान। मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं, मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुँचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूट कर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपए लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपए में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है,
रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था, तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं? देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह। जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा। अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ। आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं? अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे, फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों? मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा,
चल आज पार्टी करते हैं, मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहां पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था। इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं,
उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।